गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? बढ़िया। खुश हो? सब ठीक है? मज़े में? स्टार्ट करें? चलिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप का, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से सुनना, एकदम आराम से सुनते चलना। ठीक है, जब मैं बोलूँगा लिखने तब आप लिखना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। मान लो ये कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, इसमें दो पार्टनर है, ए और बी। ठीक है, इनके बीच का रेशियो है 3:2 का। ठीक है, दिखाई दे रहा है साफ स्क्रीन में? कोई क्लियर है? हाँ बोलो, साफ दिखाई दे रहा है? चलो, दो पार्टनर है ए और बी, इनका रेशियो है 3:2 का। एक नया पार्टनर आ गया सी और उसको हिस्सा दिया गया 1/6। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आज उसी के बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं तो लिखे, साथ साथ लिखना है। अब आप लिखना चालू करें, लिखो। व्हेन देयर इज एडमिशन of a new partner following accounts are to be prepared. Number 1, revaluation account. Number 2, partners capital account. Number 3, balance sheet. ठीक है। Number 4, बैंक अकाउंट। ठीक है, इफ़ एनी, अगर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा तो ही हम बनाएंगे। ठीक है, ये 3 अकाउंट तो आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है ना, 2 अकाउंट तो बनाना ही है और एक बैलेंस शीट आपको स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, जनरली क्या होता है, क्वेश्चन कई बार ये पूछ देता है कि आप बैंक अकाउंट भी बनाओ, तो अगर क्वेश्चन कहेगा तो हम बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम टुकड़ों में सीखेंगे। ठीक है ना, हमारे पहला और सेकंड क्लास जो होगा उसमें हम टुकड़ों में सीखेंगे। पहले आज हम लोग सीखेंगे कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिर हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और जब ये दोनों हम सीख लेंगे तो हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे, उस लॉन्ग क्वेश्चन से हम लोग बैलेंस शीट भी कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है, ठीक है, ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, तो आप कहना नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जहाँ पे क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं हम उसे क्या करते हैं,
डेबिट, और जितने हमारे इनकम और गेन होते हैं उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, ये रूल आपको पता है ना, नॉमिनल नेचर का रूल है ये। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डील करते हैं एसेट्स और लायबिलिटी में जो चेंजेस आता है उसे हम डील करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज़ में जो चेंजेस आती हैं उसे हम डील करते हैं। ठीक है, ओके। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, चलिए हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। देखो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे फॉर्मेट बना के आपको नहीं समझाऊंगा। आप कहोगे सर फॉर्मेट बना के नहीं समझाओगे, मतलब देखो क्या होता है ना, आप फॉर्मेट बना के मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। अगर मैं फॉर्मेट बना दिया और आपको कह दिया कि बेटे समझ लो, हो गया यही है, रट लो, तो रट लोगे तो आपको क्या होगी, आज याद रहेगा, 10 दिन बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, तो रट्टाफिकेशन काम हमारा नहीं चलेगा। हमारे को क्या करना है, समझना है सर, है ना। समझोगे तो फिर आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसके लेफ़्ट साइड में हम लिखते हैं डेबिट और राइट साइड में लिखते हैं क्रेडिट, और ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, इस अकाउंट को मैं, जो इसका फॉर्मेट है वो मैं अभी आपको नहीं लिखवाऊंगा। पहले मैं क्या करूँगा, आपके दिमाग में डीप कॉन्सेप्ट बैठा दूंगा। ठीक है ना, जब आपको पूरी बातें समझ में आने लग जाएगी तब मैं इसका फॉर्मेट लिखूँगा कि इसमें कहाँ पे क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा, डेबिट में क्या जाएगा। जब आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी, आप कहोगे सर हमें कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया, तब आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहता है, देखो ध्यान से सुनना। कह रहा है मेरे पास बैलेंस शीट में एक एसेट है जिसका नाम है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, जिसकी बुक वैल्यू मेरे पास है 5 लाख रुपीज़ की। ठीक है, मैं इसका 2 सिचुएशन लेता हूँ। मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो मार्केट वैल्यू है इसकी वो हो गई है ₹6 लाख, और एक बार मैं क्या लूँगा कि मार्केट वैल्यू है इसकी 3,50,000। ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्चुअली समझना। देखो अगर मैं इस लैंड एंड बिल्डिंग को मैं मार्केट में आज बेचूं तो ये कितने में बिकेगा सर, 6 लाख में बिकेगा। अब इससे हमारे को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा सर? डेफिनेटली फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा होगा सर? आपको नेट फ़ायदा होगा कितने का, ₹1 लाख का। ठीक है, तो अगर हमारे को फ़ायदा होता है तो नॉमिनल नेचर क्या कहता है, आपको अगर कोई फ़ायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, तो आप उसको कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है वो क्या है, फ़ायदा, और हमारा जो डेबिट साइड है वो क्या है, नुकसान। किसने कहा मुस्कान? मुस्कान नहीं है बेटे, नुकसान, घाटा। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो रहा है, 1 लाख का हमारे को फ़ायदा हो गया। तो 1 लाख का जब फ़ायदा हो रहा है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट में। ठीक है ना, फ़ायदे को हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिख रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो सर कि अगर हमारे एसेट का वैल्यू, अगर उसका मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, तो हमारे को क्या होगा, फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो हम उसे क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट में दिखाएंगे। मैंने कहा हाँ एकदम सही बात है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एसेट की वैल्यू अगर हमारी इंक्रीज़ करती है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स।
ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि कितना वैल्यू लिखेंगे, जितना आपको फ़ायदा हुआ, नेट कितना का फ़ायदा हुआ 1,00,000 रुपये का, हम उतना यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। उसी तरह अगर हमारे एसेट का मार्केट वैल्यू 3.5 लाख हो गया तो बताओ हमारे को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? सर नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा? सर असल में आपको नुकसान हो रहा है 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो हमारे को नुकसान 1.5 लाख रुपए का हो रहा है, तो नुकसान जो होता है वो हम कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एसेट की मार्केट वैल्यू अगर कम हो जाती है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखेंगे। कितना से लिखेंगे? तो नेट नुकसान कितने का हो रहा है? 1.5 लाख रुपए का। तो इसका मतलब एसेट का बढ़ना फ़ायदा और एसेट का डिक्रीज हो जाना। ठीक है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स वो किधर आ जाएगा? इधर। कितना से? 1.5 लाख रुपए से। ठीक है। ओके, क्लियर है सबको? ये तो हो गई एसेट की बात। सर लायबिलिटीज़ की बात करो तो देखो मेरे बिजनेस है, ये मान लो मेरा बिजनेस है। ठीक है। ये मेरा फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। ये मेरा क्रेडिटर है। ठीक है। बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं, काफ़ी सारे क्रेडिटर्स हैं, जिसमें से एक क्रेडिटर ऐसा है जिसको मेरे को पैसे देने हैं और मैं उसको पेमेंट करने भी गया बेटे। मैं पेमेंट करने भी गया। मैंने खूब पता लगाया, मैंने अपने बंदे तक छोड़े कि जा भाई इसको खोज, पैसे लेने नहीं है, मेरे को देने हैं बेटे। मैं ठहरा बहुत सीधा साधा सच्चा व्यापारी, मैं किसी का पैसा नहीं खाता। ठीक है। मैंने खूब कोशिश किया, वो मुझे नहीं मिला, गायब हो गया बेटे। ठीक है ना। अब गायब हो गया और मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो अब बताओ मेरी जो लायबिलिटी थी वो मान लो ये क्रेडिटर को देना था 10,000 रुपये, अब ये गायब हो गया, अब मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब हमारे को 10,000 का फ़ायदा हो गया। जहाँ हमें पेमेंट करना था हमारा पैसा बच गया, तो फ़ायदा हो गया। तो इसका मतलब हम कहाँ लिखेंगे? सर यहाँ लिखोगे। तो इसका मतलब डिक्रीज़ हो जाएगा अगर लायबिलिटीज़, तो हमारी को क्या हो जाएगा? फ़ायदा हो जाएगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ इज़ कॉल्ड फ़ायदा। ठीक है ना। ओके, क्लियर है? उसी तरह आप ध्यान से सुनना, ये मेरा कोई बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, हम लोग किसी केमिकल्स में डील करते हैं। उस केमिकल्स के चलते हमारे सोसाइटी में कुछ डैमेजेस हो गया, नुकसान हो गया लोगों को। सोसाइटी वालों ने क्या किया? कोर्ट में केस कर दिया। ठीक है ना। हमारे अगेंस्ट में कोर्ट में केस किया और उन्होंने क्लेम किया कि भैया हमारे को कंपेंसेशन चाहिए 20,000 रुपये का, भुगतान भरो। कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, सेटल हो गया। अब हमारे को ये 20,000 का डैमेज का कंपेंसेशन देना है। तो सर अब हमारे को क्या हो गई? लायबिलिटी का पेमेंट करना है। तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। अब हमारे को बैठे बैठाया क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो जैसे ही हमारा ये नुकसान होगा तो ये हमारे कहाँ चला जाएगा? डेबिट में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में। तो इसका मतलब जब लायबिलिटी आपकी, ठीक है ना, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ करती है तो वो आपका क्या हो गया? नुकसान। और नुकसान कितने का हो रहा है? 20,000 रुपये का। तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। तो इसका मतलब लायबिलिटी का इंक्रीज़ करना वो कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके। फिर क्या हुआ? हमारे दादाजी के ज़माने में, ठीक है ना, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, देसी एग्जाम्पल। हमारे दादाजी का एक संदूक पड़ा था बेटे, है ना, ये संदूक है, इसमें ताला लगा हुआ था। हम लोगों ने संदूक खोला, ठीक है ना, तो पता चला इसमें रिलायंस का 100 शेयर्स है हमारे। ठीक है, बुक्स में नहीं था,
ठीक है ना। हमारे घर में हमें पता ही नहीं था, हमने सोचा पड़ा होगा, आज खोल के देखते हैं, खोल के देखा तो पता चला रिलायंस का 100 शेयर्स है, जिसको हम मार्केट में एक शेयर को 1000 रुपये में बेच सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को कितना मिलेगा सर? 100 और 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 2 5, 1 2 3 2 5, 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो हमारे को 1 लाख रुपए का जो एसेट हमारे बुक में नहीं था, है ना, हमारे बुक में नहीं था और हमें अचानक से मिल गया, तो सर जो मिल गया अब उसको आप बेच के पैसा रिकवर कर लो, तो वो आपके लिए क्या है? फ़ायदा। तो हमारा इसका मतलब जो अनरिकॉर्डेड एसेट है वो भी हमारे लिए क्या हो गया? फ़ायदा। ठीक है, उसी तरह कोई लायबिलिटी बुक्स में नहीं थी, अब उसका वेरिफिकेशन वाउचिंग किया गया तो पता चला एक लायबिलिटी आ गई जो रिकॉर्डेड नहीं थी, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे को नुकसान। तो इसका मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट होने से फ़ायदा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ होगी तो नुकसान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टोटलिंग करते हैं। हम अगर टोटलिंग करें और हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ तो हम दोनों तरफ वही अमाउंट लिखते हैं और हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहलाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो क्रेडिट अगर ज़्यादा है तो हमारे को प्रॉफिट, और हमारा डेबिट साइड अगर ज़्यादा है तो वो हमारे को क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, क्लियर है? हाँ, ये दो आपको मैंने सिखाया था चेंज इन PSR में, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूट करने बोलेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है, और कंटिन्यू करने बोलेगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, अब कुछ नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटना है। ठीक है, आपके ज़्यादातर सवाल 90% से 90% क्वेश्चन जो होते हैं, 90 क्या 99% जो क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ता है, ऐसे ही सवाल आते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक इलस्ट्रेशन लेंगे, उस इलस्ट्रेशन से हम लोग क्या करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन मन से लेंगे, नहीं बुक में नहीं है, बुक की बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है ना, बुक, ठीक है, पहले आप यहाँ देखो, बाद में बुक में जाना। ठीक है, हम बुक की भी सॉल्व करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ साथ लिखना आपको। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। लिखो A and B are 3:2 partners. Following balances are appeared on books of account as on 31st March 2020। ठीक है, क्लियर है? अब हमारे को क्या करना है, एक बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप कहोगे सर ऐसे तो आप बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, आप स्केल का यूज़ करो तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, हम स्केल का यूज़ कर लेते हैं। ये लो, मैंने स्केल का भी यूज़ कर लिया। लो, खुश, मुगाम्बो खुश हुआ। ठीक है, अब आप कॉपी करो फटाफट, बातें नहीं।
लाइबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर दूँ। चलो यहाँ तक लिख लिया। अब जल्दी ले लिखना है आपको, बातें नहीं करना। लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, फर्नीचर 2 लाख, डेटर्स कितने का 90,000, स्टॉक कितने का 2 लाख, और कैश 40,000। ठीक है, ये 2 लाख। ठीक है, अब मैं टोटल करता हूँ, एक बार देखता हूँ। ठीक है ना, टोटल करके कितना हो रहा है। ठीक है, 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख 90,000 40,000। ठीक है, 12,30,000। ठीक है, आप टोटल कर दो 12,30,000। यहाँ पे भी टोटल कर लो 12,30,000। अब लिखो कैपिटल्स। ए बी, ए का कैपिटल है 6 लाख, इसका है 4 लाख। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 10 लाख। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब आगे बढ़े, चलो दूसरा लिखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को कितना लिखें 12 लाख 10 लाख 1,50,000 लिख दो। ठीक है, तो ये कितना बच गया 80,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 80,000। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, लिखो नीचे लिखना है आपको। सी वॉज एडमिटेड विथ 1/6 share in the profit as on 1st April 2020. On that date, following assets and liabilities are revalued. ठीक है, ओके। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग is to be appreciated by 20%. Number 2, plant and machinery is to be depreciated by 10%. ठीक है, डेप्रिसिएटेड है। ठीक है, डेप्रिसिएटेड। नंबर 3, फर्नीचर is revalued at rupees 1,70,000. Number 4, क्रेडिटर्स, एक ही क्रेडिटर है। ठीक है ना, क्रेडिटर whose book value rupees 5,000 is untraceable
and are likely not to be paid. चलो ओके. नंबर 5, old typewriter not recorded earlier in books of account amounted to rupees 20,000. Last, there was a claim. दिख रहा है? There was a claim against the firm for damages amounting to rupees 10,000. 10,000 कर दे. 10,000. ठीक है. The claim has now been accepted. ठीक है. The claim has now been accepted. ठीक है. ये 10,000 है. 10,000 लिख लिया, कॉपी कर लिया. फटाफट करो बेटे कॉपी. बातें नहीं, अलग बातें कर रहा है. ठीक है. लिख लिया. चलो अब क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनना. देखो अब आप कहोगे सर सॉल्यूशन जब हम करेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ. ठीक है ना. अब मैं जब सॉल्यूशन करूँगा तो मैं क्वेश्चन को एक बार इधर पलटूंगा एंड ठीक है ना, सॉल्यूशन यहाँ करूँगा, फिर एक बार क्वेश्चन को इधर पलटूंगा, फिर इधर पलटूंगा. तो आप कहोगे सर डिस्टर्बेंस हो रहा है. ठीक है ना, आँखों को अच्छा नहीं लग रहा. ठीक है ना. तो समझदारी यही है कि आप इस क्वेश्चन को क्या करो, इससे सेपरेट कर दो. ठीक है, मैंने कहा सही बात है. लो मैंने अलग कर दिया, जिससे क्या होगा, समझाने में सुविधा होगी. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट खींचते हैं. ठीक है. फटाफट साथ साथ चलना है. और आप क्या करना, मैं आपको 5 मिनट टाइम दूंगा लिखने का. आप लिखते रहना, कोई जल्दबाजी नहीं है. पहले आप समझ लो, समझ लोगे तो क्या होगा, फिर हो सके तो शायद आप खुद ही कर लो, है ना. समझदार तो आप हो ही. पर्टिकुलर्स रुपीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. अब देखो सर, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे. देखो ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन रख रहा हूँ. देखो हमें पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटी को डील करता है. ठीक है सर. जब डील करता है तो इसका मतलब ये है कि सर जितने भी हमारे एसेट है, लायबिलिटीज़ है, हम उन सबको लिखेंगे. मैंने कहा नहीं, हम उसी एसेट्स और लायबिलिटी को डील करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिनके बारे में चेंजेस दिया हुआ है. सर लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की थी. ठीक है, उसकी वैल्यू एप्रिसिएट कर गई, उसकी वैल्यू में चेंज आ गया. ठीक है, इसमें चेंज आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डील करेंगे. प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो गया, इसकी वैल्यू कम हो गई तो इसको भी हम लोग डील करेंगे. फर्नीचर सर 17,000 का हो गया, दिख रहा है आपको. फर्नीचर 17,000 1,70,000 का फर्नीचर हो गया. फर्नीचर की भी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई.
इसमें भी चेंज आ गया, इसको डील करेंगे। क्या आपको डेटर स्टॉक कैश के बारे में कुछ बोला है? द आंसर इज नो, कहीं नहीं बोला सर। देख लो कहीं पे भी आपको स्टॉक, मैं यहाँ ऊपर कर दूँ, ठीक है सर, कहीं पे भी आपको डेटर्स स्टॉक कैश के बारे में कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो इनको हम रिवैल्यूएशन में डील नहीं करेंगे। सर क्रेडिटर के बारे में बोला था, हाँ सर एक क्रेडिटर है जिससे हमको फ़ायदा हुआ था, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो जिनके बारे में नहीं बोला उसको हम डील नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। चलो सबसे पहले ध्यान से सुनो, कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हमारी? 4 लाख रुपीज़ की। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट कर गया, एप्रिसिएट का मतलब होता है इंक्रीज़ कर गया, उसकी वैल्यू में बढ़ोतरी हो गई। कितने से इंक्रीज़ कर गया? बाई मतलब होता है इतने से एग्जैक्ट, ठीक है, 20% से। तो सर हमारी लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की थी, उसका अगर आप 20% निकालोगे तो ये आता है आपका 80,000। मतलब ये हुआ कि हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी है सर? 4 लाख प्लस 80,000, 4,80,000। तो सर 4 लाख से 4,80 हो गया, तो नेट में इंक्रीज़ कितना किया? 80,000। तो ये बाई होने से क्या पता चलता है? बाई में हमको पता चलता है कि नेट इंक्रीज डिक्रीज बताता है। तो नेट इंक्रीज कितना हो गया? 80,000। तो एसेट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हमारे को फ़ायदा है, और फ़ायदा किधर लिखेंगे? क्रेडिट में, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग नाम लिखेंगे उस एसेट का, बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना? 80,000, ठीक है। नहीं इसको नहीं दिखाना आपको, ठीक है ना, इतना वर्किंग नोट नहीं चाहिए। फिर दूसरा है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। सब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपीज़। ये क्या हो गया? डेप्रिसिएट कर गया। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस, उसकी वैल्यू में वैल्यू डिक्रीज कर गई, ठीक है। कितने से? बाई मतलब एग्जैक्ट 10%, मतलब 3 लाख का अगर आप 10% निकालोगे तो ये कितने का हो गया? 30,000, ठीक है। तो वैल्यू, एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो आप क्या करोगे? उसको डेबिट में लिखोगे, ठीक है। कितना? तो 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 30,000। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है। अब नेक्स्ट सर इधर देखो, सर फर्नीचर है हमारा 2 लाख का, और फर्नीचर की जो रिवैल्यूड अमाउंट हो गई है वो हो गई 170 की, ठीक है ना। 2 लाख से कितना हो गया? 1,70,000 हो गया। तो इसका मतलब 2 लाख से 170 हो गया, तो लॉस हो गया कितने का? नुकसान 30,000 का। तो एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। तो 2 फर्नीचर अकाउंट 30,000, ठीक है। फिर आपका कह रहा है क्रेडिटर्स है आपका 1.5 लाख का, ठीक है। उसमें से एक क्रेडिटर है जिसकी बुक वैल्यू आपको 5,000 है, जिसको हम लोग ट्रेस नहीं कर पाए और अब उसको पे नहीं करना। तो सर लायबिलिटी हमारी क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। तो डिक्रीज़ होने से फ़ायदा होगा तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। तो डिक्रीज़ इन लायबिलिटी कहाँ आता है? इधर आता है। तो बाई क्रेडिटर्स कितना? 5,000 रुपीज़, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है क्या? कोई पुराना टाइपराइटर था, ठीक है ना, हमारे, ठीक है ना, दादाजी के ज़माने का, है ना। आपने एक सीरियल देखा होगा, एक सीरियल आता है सब टीवी पर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें जो एक टीचर होता है भिंडी मास्टर, हाँ, तो दादाजी तो उनको भिंडी कहता है ना, भिंडी मास्टर। तो जो भिड़े मास्टर होते हैं वो हमेशा क्या कहता है? हमारे ज़माने में। तो ये उनके ज़माने का कोई टाइपराइटर था जो बुक्स में नहीं था। अब उस बुक्स में नहीं था लेकिन उसको खोजे तो पता चला, वो मिल गया, जिसकी वैल्यू कितनी है? 20,000। तो चलो सर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट का बढ़ना इधर लिखेंगे, तो बाई टाइपराइटर
ठीक है, ये अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड एसेट कितना 20,000। ओहो क्या बात है। हाँ फिर लास्ट कह रहे हैं आपसे, ठीक है ध्यान से देखना, देयर वॉज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म, है ना, फॉर डैमेजेस 10,000 रुपीज़, द क्लेम हैज़ नाउ बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, कोई लायबिलिटी आ गई इंक्रीज, है ना, तो कोई लायबिलिटी का बढ़ना हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान। तो नुकसान को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टू लायबिलिटी फॉर डैमेजेस लिख दो, या प्रोविज़न फॉर डैमेजेस कितना 10,000 रुपीज़। ठीक है सर, अब आप क्या करो, ये देखो कि सर कौन सा साइड ज़्यादा है, सर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है साफ, 80 + 20 1,05,000। बस ठीक है सर, 1,05,000 इधर लिख दो। ठीक है, 1,05,000 यहाँ पे भी लिख दो, और यहाँ हो रहा है 70,000, 70 और 30 1 लाख और 35,000। ठीक है, तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, $35,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो हम इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, किस रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, करके देख लें। तो सर 35,000 को अगर 3/5 करें तो ये आ जाएगा 21,000 इसका, और 35 14,000 ना, 14,000 आएगा बी का हिस्सा। ठीक है, ये ए के कैपिटल में जाएगा और बी का कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट पूछना है, नहीं, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। कल हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सीखेंगे, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सीखेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट डे जो होगा एक कंप्लीट सवाल लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हाँ बेटे बोलो, हाँ क्या हो गया, अरे नाराज मत हो, है ना, मुस्कुराते हुए जाओ, है ना, चेहरे पे स्माइल रखो, हाँ हंसो जरा, हंसो हंसो, हाँ वेरी गुड, टाटा बाय बाय, थैंक यू।